नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाला तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पता ही हुआ कि बिहार में पहले चरण में यानी कि 6 नवम्बर को वोटिंग हो चुका है विधानसभा चुनाव का। दोस्तों, शेष 122 सीटों पर 20 जिलों की 122 सीटों पर आज थम जाएगा चुनाव प्रसार का शोर। दोस्तों दूसरे चरण में 9 मंत्रियों और 15 पूर्व मंत्रियों का खास दांव पर है। दरअसल मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग के लिए प्रचार का शोर रविवार शाम को थम जाएगा। ऐसे में मतदान के पहले सभी दल और प्रत्याशी अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार को लेकर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अंतिम चरण का मतदान मंगलवार 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। इस चरण में करीब 2.5 दर्जन दिग्गजों समेत कुल 1302 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा एवं पर होगी। इसमें 9 वर्तमान मंत्री, 15 पूर्व मंत्री सहित कई राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से रामोलो की उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा कुमारी इमामगंज से हम की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। दूसरे चरण में 37,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे कम 2,47,574 मतदाता मखदूमपुर में है, तो सबसे अधिक 3,67,667 मतदाता हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में है। इस चरण में क्षेत्रफल में सबसे छोटा भागलपुर विधानसभा क्षेत्र, जिसका करीब 23,887 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो सबसे बड़ा चैनपुर, जिसका 1814.15 वर्ग किलोमीटर वाला विधानसभा क्षेत्र है। दूसरे चरण में कुल 45,399 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिसमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। दूसरे चरण में 595 बूथ महिलाएं और 91 बूथ दिव्यांगजन संभालेंगे। दोस्तों, दूसरे चरण में होने वाले वोटिंग पर कुछ ऐसे बूथ भी हैं जिन पर 3 बजे तक ही वोटिंग होगा। दोस्तों, दूसरे चरण में सर्वाधिक संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र और बूथों को चिन्हित किया गया है। इमामगंज ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 7 बूथों पर 3 बजे तक ही, 354 बूथों पर दोपहर 4 बजे तक मतदाता होगा। बोधगया विधानसभा क्षेत्र की 200 बूथों पर दोपहर 4 बजे तक और 106 बूथों पर मतदान शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। चैनपुर, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरपुर, झांसा और चकनाई विधानसभा सही बूथों पर दोपहर 4 बजे तक वोटिंग होगी। अब दोस्तों, जान लेते हैं कौन कौन जिलों में होगा विधानसभा चुनाव का वोटिंग। दोस्तों, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास में होगा वोटिंग। अब दोस्तों, जान लेते हैं कौन कौन मंत्री चुनाव में हैं। सुपौल से राजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्र, अमरपुर से जयंत राज, छातपुर से नीरज कुमार सिंह, बबलू बेतिया से रेणु देवी, धर्मपुर से शैली सिंह, हरिसिद्ध के कृष्ण पासवान और चैनपुर से जामा खान चुनाव मैदान में हैं। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ भी दूसरे चरण में वोटिंग हो रहा है, यानी कि 11 नवंबर को वोटिंग हो रहा है, तो आप भी सोच समझ को वोटिंग करिएगा, जिससे कि अपने भविष्य और बाल बच्चे के भविष्य की मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, दूसरे चरण में गढ़ बचाने की जंग। दरअसल दोस्तों, दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर होना है। इसमें एनडीए व महागठबंधन को अपनी अपनी जमीन बचाने की चुनौती है। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के आईने में देखें तो एनडीए को 13 की सीटों पर भारी बढ़त मिली थी। वहीं महागठबंधन के लिए शाहबाद व मगध मजबूत गढ़ साबित हुआ था। इधर सीमांचल के AIM के प्रदर्शन के कारण एनडीए को थोड़ा फायदा हुआ था, पर महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वहां के समीकरण को अपने पक्ष में करने में दोनों महागठबंधन जुटे हैं। 2020 के चुनाव में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर व मधुबनी की 40 सीटों में से 31 पर एनडीए ने जीत दर्ज कर बड़ी बढ़त बनाई। वहीं महज 9 सीटों जीतने वाली महागठबंधन को यहां इस बार काफी मशक्कत करनी पड़ी। इधर सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार व सुपौल की 29 सीटों में 17 पर एनडीए, 7 पर महागठबंधन व AIM
को 5 सीटों मिली थी। वहां महागठबंधन को अपने वोटर को एक रखने की चिंता है। यदि AIMIM महागठबंधन का नुकसान पहुंचाता है तो इसका फायदा एनडीए को होना तय है। हालांकि जमुई, बांका व भागलपुर में 16 सीटों में एनडीए को 12 व महागठबंधन को 3 सीटें मिली थी। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी, जो इस बार जदयू के उम्मीदवार हैं। इससे इतर शाहबाद के कैमूर व रोहतास की 11 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। यहाँ एनडीए की नजर टिकी हुई है। वहीं मगध के गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद व अरवल की कुछ 26 सीटों में 18 पर महागठबंधन व 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। शाहबाद व मगध में अपनी जमीन फिर से पाने के लिए एनडीए के घटक दलों को जोर लगाना होगा। वहीं महागठबंधन को अपने किले को बचाए रखने के लिए जोरदार करनी होगी। तो देख सकते दोस्तों, दूसरे चरण के विधानसभा के चुनाव होने जा रहा है। इसमें सभी अपने अपने दल तथा अपने गढ़ बचाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस बार दल हमारा जीत जाए। इसी के साथ दोस्तों, दूसरे चरण का चुनाव भारत नेपाल सीमा पर गिराया गया बैरियर। दोस्तों, 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा सील हो गई है। दरअसल दोस्तों, लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पूर्व में भारत नेपाल स्तरीय जिला समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बॉर्डर को शनिवार को सुबह से सील कर दिया गया है। भारत और नेपाल के बीच चुनाव को देखते हुए चुनाव ने 72 घंटे पहले बॉर्डर को सील करने का निर्णय लिया गया था। इसी के आलोक में बॉर्डर को शनिवार से सील कर दिया गया है। अब मतदान की समाप्ति 11 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद बॉर्डर का आवाजाही सामान्य होगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं के साथ साथ मेडिकल इमरजेंसी, उचित यात्रा कागजात होने की स्थिति में आने जाने की अनुमति दी गई है। और साथ ही दोस्तों, नेपाल में रहने वाले भारतीय कार्ड दिखाकर आएंगे। दोस्तों, नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिक जो मतदान करने के लिए अपना चाहते हैं, उनको भी कार्ड दिखाकर आने की अनुमति होगी। हालांकि बॉर्डर से किसी प्रकार के वाहनों को नहीं आने जाने दिया जाएगा। पैदल कार्ड दिखाकर भारत में आने का उचित कारण बताने पर लोगों को आने की अनुमति दी जा रही है। वहीं चुनाव को लेकर यहां सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल मनीष आनंद ने शनिवार को मंत्री पुल पर पहुंचकर यहां एसएसबी के जवानों को विशेष दिशा निर्देश दिया। उनके साथ हरैया थाना के थाना अध्यक्ष किशन कुमार पासवान भी मौजूद थे। शनिवार को बॉर्डर सील होने के बाद पैदल लोगों को अधिकार कार्ड दिखाकर आने दिया जा रहा था। तो देख सकते दोस्तों, दूसरे चरण के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नेपाल और भारत के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, पीएम का वाराणसी दौरा। मोदी बोले अब हेल्थ कैपिटल बन रहा है बनारस। दोस्तों, पीएम मोदी बोले विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जरूरी। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के विकास का नया मंत्र दिया, विकसित काशी से विकसित भारत। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जरूरी है। सरकार का लक्ष्य बनारस को ऐसा शहर बनाना है जहां आना, रहना और आतिथ्य हर अनुभव खास हो। काशी के विकास कार्यों को विस्तार से बताए हुए उन्होंने कहा कि यह नगरी अब देश की आध्यात्मिक राजधानी के साथ साथ हेल्थ कैपिटल के रूप में भी उभर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को मुंबई जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन आज महामना कैंसर अस्पताल, शंकर नेत्रालय, बीएचयू का ट्रामा सेंटर, शताब्दी चिकित्सालय और पांडेयपुर का मंडलीय अस्पताल पूरे पूर्वांचल के लिए वरदान है। अब गरीबों को आयुष्मान भारत जैसे जन औषधि केंद्रों के लाखों रुपये की बचत कर रही है। काशी की ऊर्जा और यहाँ के लोगों को जोश अद्भुत है। इसी ऊर्जा को हम बनाए रखना चाहते हैं। और दोस्तों, भव्य काशी अब बनेगी समृद्ध काशी। दोस्तों, पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में काशी के अस्पतालों, सड़कों, गैस पाइपलाइन और इंटरनेट जैसी सुविधाओं में तेजी सुधार हुआ है। भव्य काशी को अब समृद्ध काशी बनाना है। जब किसी क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। और इसी के साथ दोस्तों, 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। दोस्तों, बनारस रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेनों को रवाना किया। ये ट्रेन अब बनारस
खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु के बीच चलेंगे। पीएम ने कहा कि वंदे भारत भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए ट्रेन है। यह हमारी आत्मनिर्भरता की ताकत और आधुनिक भारत के रफ्तार का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि अब तीर्थ स्थल भी वंदे भारत नेटवर्क से जुड़ गया है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, त्रिकुट और कुरुक्षेत्र जैसे धामों को विकास की नई दिशा मिल रही है। और इसी के साथ दोस्तों आज उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को देहरादून में आयोजित समारोह में शामिल होंगे और इस पर्वतीय राज्य में 7,210 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे और कार्यक्रम में उपस्थित जनसुभ को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मोदी 8,140 करोड़ रुपए से अधिक का विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिनमें 930 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और 7,110 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।